कि इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको हर जगह मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं, आपको 10th में मिलेंगे, 9th में मिलेंगे, 11th 12th में तो मिलेंगे ही सही। एलिमेंट्स तो आप ऐसे जेबों में से निकालते हो, ये सोडियम निकाल दिया, ये रदरफोर्डियम निकाल दिया, आप उस तरीके के साइंटिस्ट बन चुके हो। तो फॉस्फेट के लिए हम लोग 2 टेस्ट कर सकते हैं, पहला तो मैग्नीशिया टेस्ट कर सकते हैं या फिर दूसरा हम लोग कर सकते हो मोलिब्डेट टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैटायंस के बारे में, ग्रुप ए कैटायंस, ग्रुप बी कैटायंस, उनको कैसे देखना है, उनको कैसे हम लोग को चेक करना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं दीपक शर्मा और मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं ओलंपियाड वाला चैनल में NSEJ सीरीज के केमिस्ट्री पार्ट में। आज जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आप नाम भी देख पाएंगे थोड़ी देर में, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, याद रखने वाला पोर्शन ज्यादा है, बट विश्वास कीजिए कि इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको हर जगह मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं, आपको 10th में मिलेंगे, 9th में मिलेंगे, 11th 12th में तो मिलेंगे ही सही। और ये काफी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ रेडिकल्स। हाँ, अब हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ अवर NSEJ सीरीज और आज ये मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर है आप सभी लोगों के साथ में। उम्मीद करता हूं जितना भी टाइम हम लोगों ने साथ में यहाँ पे स्टडी की है, कुछ चीजें समझी है, आप सभी लोगों को उसमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और मेरा कंट्रीब्यूशन रहा हो, उम्मीद करता हूं ऐसा। और आप इसी तरीके से जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ताकि जब एग्जाम आएगा NSEJS का जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे नंबर लेके आ सकें। विश्वास मान के चलिए, NSEJS का पेपर अभी फिलहाल आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो। डेली के 3 घंटे देने हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, जैसे एक बच्चे का कमेंट था कि सर इस एग्जाम के साथ, ओलंपियाड वाला एग्जाम के साथ में बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है बेटा। तो देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज है कि NSEJS का एग्जाम आपका अभी नवंबर में खत्म हो जाएगा और बोर्ड्स के एग्जाम आपके फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के मिड तक आ जाएंगे। तो टाइम आपके पास काफी सारा रहेगा। अभी अगर आप सीरियसली ओलंपियाड की तरफ फोकस कर रहे थे तो ये जो टाइम है, नेक्स्ट जो टाइम है, ये क्रूशियल रहेगा। आप अभी से 1 महीना, सवा महीना सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए, इसी के क्वेश्चंस कीजिए। और अब ये याद रखिए कि देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अब बैकलॉग्स का इशू नहीं रहेगा। तो एक बार जब बैकलॉग्स क्लियर हो गए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है रिवीजन का प्रोटोकॉल। रिवीजन करना है, जो टॉपिक्स आपके अच्छे स्ट्रांग है उनका रिवीजन करना है। पीवाईक्यूज ने अगर आपने देखे हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स में भी दिए हुए हैं, हर चैप्टर के साथ में उसके पीवाईक्यूज हैं, अपडेटेड पीवाईक्यूज होते हैं कि इस ईयर में कितने क्वेश्चन थे, उस ईयर में कितने क्वेश्चन थे। तो वहां पे देखिए कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ इतना सा रखना है बेटा कि वो जो टॉपिक आ रहा है उसके क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस ढंग से किया हो, उस टॉपिक का आपने ढंग से रिवीजन किया हो। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेसिक चीज, सबसे प्रोफिशिएंट चीज, सबसे इफेक्टिव चीज यही है। आप किसी भी टीचर से, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी भी आपके गाइड से, काउंसलर से, कोच से, किसी से भी पूछोगे, वो आपको बोलेगा आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ और जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग तक लेके आओ। दैट इज द ओनली कोर ऑफ बीइंग अ चैंपियन। जब आप चैंपियन बनते हो किसी भी चीज के तो आपको यही करना पड़ेगा। हम भी जब हमारे टॉपिक्स वीक होते हैं तो हम उसका रिवीजन करते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो बोर्ड्स का इसके साथ में मैनेज इजीली हो जाएगा। हमें समस्या कब होती? जब ये बोर्ड्स के साथ में आता। बोर्ड्स और इसके बीच में काफी टाइम है। विश्वास मान के चलिए, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का जो एग्जाम है वो बहुत स्मूथली होगा, बिकॉज वो इसकी काफी सारी थ्योरी पहले से क्लास में पढ़ चुका है। अब जब वो फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में जब वो रिवीजन करना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए वो लाइक केक वॉक है कि वो आराम से उस चीज को कर लेगा। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा ये ज्ञान आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। और थोड़ा सा और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या करना है? इसमें हमको चेक करने हैं आयंस, कि कितने आयंस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हम फॉलो कर सकते हैं, सेट ऑफ रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसका किसी भी बुक में सीधा मेंशन नहीं है, ये छुप छुप के आएगा। आप एक टेस्ट तो बचपन से करते आ रहे हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम पे जब आपको ये वर्ड सुनने को मिल रहा है, आज आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, इसका जैसा कुछ तो हमने कभी किया नहीं। बट आप इसका एक छोटा सा काम तो बचपन से करते आ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, टेस्ट ऑफ CO2। जब भी आपको CO2 की प्रेजेंस चेक करनी है तो आप क्या करते हो? आप करते हो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस।
आई होप थोड़ा सा लिंक बन रहा होगा। तो शुरू करते हैं बेटा। आज हमें सिर्फ, अच्छा ये 2 पार्ट में खत्म होगा। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट क्लास है। थोड़ा सा मैं भी मतलब इमोशनल हूं, इवन दो आई हैव नेवर मेट यू, एंड ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत बड़े टीचर्स हैं, मतलब हम टीचर्स हैं, बट जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं भले ही वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक अटैचमेंट रहता है। आई ट्राई टू गिव रिप्लाईज ऑफ एवरी स्टूडेंट्स क्वेरी। जो वीडियोस में मैं पहले देखता हूँ कि चलो नया कमेंट आया तो मैं उसको देखता रहता हूँ। आपसे वही उम्मीद रहेगी कि आप बस पढ़ते रहिए। आप इस वीडियो को अगर नेक्स्ट ईयर भी देखोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी देखोगे, तो बस आप पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ढंग से पढ़ाया जाए, जो भी चीज मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो 2 पार्ट में ये लेक्चर रहेगा बेटा। पार्ट 1 जो आज है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस का, इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ इंक्लाइन करेंगे। आज कम क्वेश्चंस रहेंगे, नॉमिनल क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कंटेंट जो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूं, वो आपके मॉड्यूल से ही मैंने पुटअप किया है, क्योंकि मॉड्यूल में काफी कुछ दिया हुआ है। आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जितना चाहिए उसका थोड़ा सा ज्यादा ही मॉड्यूल में गिवन है, तो ज्यादा उसकी थ्योरी नहीं पढ़ते हुए हम सारे क्वेश्चंस भी मॉड्यूल के ही करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिस वहीं से करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो लेक्चर लेके ओलंपियाड वाला का नाम। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली आज हमको पढ़ना है एनायंस के बारे में। एनायंस का क्या करना है हमको, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके बेटा, तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं कि इस शब्द, ये 2 शब्दों का मतलब क्या है। ये 2 वर्ड्स में बार बार बोल रहा हूं, इनका मतलब क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन ऑफ केटायंस एंड एनायंस ऑफ अ सॉल्ट। एक सॉल्ट दिया जाएगा, एक कंपाउंड आप लोगों को दिया जाएगा, आपको उसमें एनालाइज करके बताना है कि कौन सा केटायन इसके अंदर अवेलेबल है, कौन सा एनायन इसके अंदर अवेलेबल है। कहने को बहुत इजी है, करने में थोड़ा मजा आएगा और पसीना भी आएगा, क्योंकि इसको करने के लिए हमें पहले कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। जब भी आप QA करोगे, आपको उस पूरे सेट को फॉलो करना है। सपोज करो आपके पास में 9th स्टेप तक पहुंचना है, आपको एक सेट मैंने आपको दिया, आपको पहुंचना है 9th स्टेप तक। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट 1 to 8 को स्किप कर दो और उसके बाद सीधी 9th पे जंप कर दो। नो, यू कांट डू दैट। In this particular topic, or we can say chapter, we have to go through each and every step from 1 to 8. When successfully we pass these, तब जाके हमको 9th स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा। तो कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं यहाँ पे जो हमको करने हैं किसी भी सॉल्ट के अंदर से एनायंस और कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। वो है ये, फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस। आप किसी सॉल्ट को देखो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखो कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या मतलब थोड़ा सा एक्वस है, कैसा है। उसका स्मेल चेक करो, उसका कलर चेक करो। स्मेल से पता लग जाए, कलर से पता लग जाए। जैसे कि अगर आप एक बहुत ही बेसिक लाइब्रेरी में जाओगे और आपको वहां पे एक ब्लू कलर का सॉल्ट मिले, आपने देखा कि एक ब्लू कलर का सॉल्ट पड़ा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर, कंटेनर पे नाम नहीं लिखा हुआ है, एक ब्लू क्रिस्टल्स पड़े हुए छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में, शाइनी ब्लू क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको क्या होगा वो? अगर आप यहां तक में अभी मेरे साथ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तो बताने ही वाला हूं। तो वो जो ब्लू क्रिस्टल्स होंगे वो होते हैं कॉपर सल्फेट के, ब्लू विट्रल बोलते हैं उसको बेटा। तो फिजिकल अपीयरेंस से पता लग गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट की वजह से जब भी आप किसी सॉल्ट को, किसी कंपाउंड को आप हीट करोगे तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से इवॉल्व होती है गैसेस। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी जैसे अब मैं आपको बता के चलता हूं कि मैंने आपको एक व्हाइट सॉल्ट दिया, उसको आपने हीट किया और उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो गई। एनसीईआरटी क्लास 10th का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कि आपको मैंने एक व्हाइट सॉल्ट दिया, आपने उसको हीट किया, उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, तो उस सॉल्ट में क्या हो सकता है? उस सॉल्ट में रहा होगा नाइट्रेट, बिकॉज नाइट्रेट को डीकंपोज करने पे, थर्मल डीकंपोजिशन करने पे वहां से जो गैस निकलती है वो है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो टेस्ट काम में आया यहाँ पे। उसके बाद में है ये चारकोल कैविटी टेस्ट, या फिर साथ में कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चारकोल से बना हुआ कंटेनर या कैविटी होती है जिसके अंदर हम सॉल्ट को डालते हैं और बेसिकली वहां पे कार्बन की हेल्प से, किसकी हेल्प से?
कार्बन की हेल्प से। अब जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे वो बोलेंगे सर चारकोल में कार्बन कहां से आया? अरे बेटा चारकोल ही इज कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप इज चारकोल। तो उसके अंदर कार्बन की हेल्प से क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, यहां पे कन्वर्जन हो जाएगा और कन्वर्जन में वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। फिर कुछ कंपाउंड्स या कुछ सब्सटेंसेस को हम लोग चेक करते हैं फ्लेम पे, उनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। जब भी आप उनको गर्म करोगे उनसे स्पेसिफिक फ्लेम्स निकलेगी। उसके बाद में हम करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट या बेड टेस्ट बोल सकते हो उसको। बोरेक्स कंपाउंड, अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? आपको बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो आपको बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला बताना है। यहां पे और भी टेस्ट होते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से उसकी रिएक्शन करवाओगे पता लगेगा। उसके बाद में पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट होता है, KMnO4 का सॉल्यूशन लिया गया, उसमें उसको डाला गया और चेक किया गया। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हमारा है, जो हमको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज भी करना है यहाँ पे, वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। इसके अलावा टेस्ट फॉर सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट रहेंगे, या फिर आपको वेट टेस्ट करना पड़ेगा फॉर एसिड रेडिकल्स। जब हम एसिड रेडिकल्स पढ़ेंगे तो उसके लिए वेट टेस्ट करना पड़ेगा। क्या ये एसिडिक रेडिकल है क्या? जरा सोच के बताओ, क्या ये जो नाम, ये जो फॉर्मूलाज मैं मेंशन कर रहा हूं, क्या ये एसिड रेडिकल्स हैं क्या? सेम वेट टेस्ट हमको करना पड़ेगा बेसिक रेडिकल्स के लिए। जी हाँ, ये और ये एसिडिक रेडिकल हैं, और ये सोडियम प्लस के प्लस, ये सब कैसे हैं? बेसिक रेडिकल्स। यहां पे ग्रुप टेस्ट भी होते हैं बेटा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, वो सब हम धीरे धीरे भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूरा हम लोग वैसे का वैसे पढ़ेंगे जैसे मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग को मजा भी आएगा। ठीक है, और मजा आएगा तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। चलते हैं बेटा, अब शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक आज का, जो है हमारा एनालिसिस ऑफ एनायंस, या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स। ये वो सारा टेस्ट भूल जाओ, वो टेस्ट हो गया सारा का सारा। कौन सा वाला टेस्ट हो गया? वो कैविटी टेस्ट हो गया, वो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे उन पर्टिकुलर केमिकल सेट से या टेस्ट से जिनसे वो आयन या वो कैटायन या वो एनायन निकल के आ जाएगा। अब हम लोग टारगेट बेस्ट टेस्ट करने वाले हैं कि इसमें कौन सा टेस्ट लगाया जाए, इसके अंदर कौन सा टारगेट यूज किया जाए कि इस केमिकल रिएजेंट की हेल्प से ये वाला आयन फटाफट से मिल जाएगा, ये वाला सब्सटेंस फटाफट से उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग ट्राई करने वाले हैं बेटा अभी। तो सबसे पहला हम यूज कर रहे हैं या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके रिएक्शन से जब भी हम डिटेक्शन करेंगे, मान लो किसी एक रिएजेंट के बारे में कौन बताता है मुझे बताएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसको बोला जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। मुझे पता लगा किसी आयन के बारे में विद द हेल्प ऑफ HCl, तो उसको बोला जाएगा डाइल्यूट HCl ग्रुप। तो अब टेस्ट के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करो अंताक्षरी कार्बोनेट आयन का टेस्ट। बहुत ही इजी होता है, बड़ा मजा आता है और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो जब सपोज करो आपको सब्सटेंस दिया गया, एक कंटेनर के अंदर बोला गया लो बेटा सब्सटेंस लो और इसको समझाओ कि ये क्या है। आपने क्या किया, उस सब्सटेंस के अंदर H2SO4 डाल दिया। समझ रहे हो बात? बहुत इजी है। अब बस आप खुद को समझ लो कि आप वो हो, डॉक्टर साहब हो, केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान हो आप मतलब आपने 50-60 किताबें तो ऐसे ही लिख रखी है, यूं ही अंधे में। सब लोग आपसे पूछने आते हैं कि सर केमिस्ट्री में अब आगे क्या करना है। एलिमेंट्स तो आप ऐसे जेबों में से निकालते हो, ये सोडियम निकाल दिया, ये रदरफोर्डियम निकाल दिया, आप उस तरीके के साइंटिस्ट बन चुके हो। तो अब आप टेस्ट करने आ गए, क्या आपको एक पढ़ाना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और आपने उसके ऊपर रिएक्शन किसकी करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट फॉर्म में। तो बेटा जब भी कार्बोनेट्स की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा, ये ऐसे लिख दूं, कार्बोनेट्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा यहां पे, सॉल्ट प्लस H2CO3। ये क्या हुआ सर, आप तो बोल रहे थे कि CO2 निकलेगी। हाँ बेटा निकल तो रही है, H2CO3 को ही तोड़ के तो लिखा हुआ है यहां पे CO2,
और जब जब CO2 निकलती है, पहली बात तो आप उसको देख के पता नहीं लगा सकते क्योंकि वो कलरलेस होती है, वो ऐसे बुदबुदाहट के साथ निकलती है। मतलब कि क्या से निकलती है? एफरवेसेंस के साथ निकलती है। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है वो भी देख लेंगे अभी। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई, कार्बोनेट से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ठीक है, अब इस CO2 को चेक करने का तरीका क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? सबसे बेसिक टेस्ट क्या है CO2 के लिए? सबसे बेसिक टेस्ट क्या हो सकता है CO2 के लिए कि जो गैस निकली, जो कलरलेस गैस निकल रही है, दैट इज CO2, आप कैसे चेक कर सकते हो बताओ? वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, एक जलती हुई कैंडल या जलता हुआ कुछ भी लेके जाएंगे उस गैस के पास में और वो बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? दैट कंफर्म दैट इज व्हाट? CO2। ओके, इसके अलावा और क्या टेस्ट हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब उस CO2 को टेस्ट करने के लिए मेरे पास में दो तरीके हैं, या तो मैं लूंगा लाइम वाटर या फिर मैं लूंगा बेरिटा वाटर। ठीक है, लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिटा वाटर बोले तो BaOH होल ट्वाइस। तो जो गैस निकल के आ रही है बेटा, अगर आप उसको लाइम वाटर से पास ऑन करोगे, ये समझ जाओ आज मस्त थ्योरी ही चलेगी, इतनी थ्योरी पढ़ेंगे, इतनी थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या बताऊं कितनी थ्योरी पढ़ेंगे। तो क्या हुआ बेटा, जैसे ही इस CaOH होल ट्वाइस मतलब कि लाइम वाटर के ऊपर आपका ये गया CO2, तो यहां पे बना एक कंपाउंड वापस से CaCO3, ये कैसा होता है कलर में? मिल्की। ठीक, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स मिल्की इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। बात समझ में आ गई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स मिल्की, और हम लोग बोल सकते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन प्रेजेंस ऑफ CO2। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई समझ में तो इसकी एक और देखो, एक अच्छी सी कंडीशन बन के आ रही है कि जब आप लगातार काफी समय तक, वो फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इफ यू कंटिन्यू टू पास CO2 फ्रॉम दैट लाइम वाटर, तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट बनेगा और ये वाटर सोल्यूबल होता है। मतलब कि लगातार CO2 पास करने पे पहले क्या हुआ? मिल्की था, अब क्या हो जाएगा वापस से? कलरलेस। मतलब कि वो सोल्यूबल हो गया उसके अंदर। पहले ये इनसोल्यूबल था, इनसोल्यूबल था मतलब डाउनवर्ड का साइन दिखाया और बोल दिया उसको प्रेसिपिटेट। तो पहले तो प्रेसिपिटेट बनाया था, अब ये बना रहा है सोल्यूबल। ठीक है, तो ये टेस्ट हमको याद रखना है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसको आप घर पे भी कर सकते हो, चूने का पानी लो और मुंह से फू फू करो, फू 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 फू। मुंह से कौन सी गैस निकलती है बताओ? CO2। लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चले थोड़ा सा, अब उसके बाद बात करते हैं, एक और टेस्ट आएगा यहां पे, सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद MgSO4। जब भी आपको सोल्यूबल बाइकार्बोनेट मिलेगा तो वो भी क्या करता है? व्हाइट MgSO4 का प्रेसिपिटेट देता है, और जब हमने उसको लगातार टेम्परेचर दिया है तभी ऐसा होगा। ठीक है, Mg बाइकार्बोनेट हीट किया तो ये दिया उसने व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये तो सोल्यूबल है बाय द वे, इसको आप हीट करोगे अल्टीमेटली जाके ये वापस क्या दे देगा? MgCO4, मतलब अगेन दैट इज अ कार्बोनेट, और ये कार्बोनेट कैसा है? इनसोल्यूबल। ये हमारी वाटर ऑफ हार्डनेस में भी काम में आता है। हार्डनेस ऑफ वाटर जब भी आप चेक करोगे तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स ही होते हैं जिनको हम गर्म करके अलग कर लेते हैं। बात समझ में आ गई है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स को हम लोग गर्म करके अलग कर लेते हैं। ये था हमारा टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयंस, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं इसको आपके लिए, टेस्ट ऑफ सल्फाइट आयन। ठीक है, सल्फेट नहीं बोल रहा हूं, सल्फाइट बोल रहा हूं। दैट इज सल्फाइट एंड दैट इज सल्फेट। ठीक है, ये सल्फाइट है और ये क्या है बेटा? ये है सल्फेट। ठीक, तो क्या होता है जब भी आप डाइल्यूट H2SO4 को किसी भी सल्फाइट सॉल्ट के साथ में डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? सॉल्ट प्लस गैस कौन सी निकल रही है? SO2। ठीक है,
इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है इसके अंदर से, आप समझ जाओगे। और ये चोक करती है, हमको घोटने का काम करती है गैस, बिकॉज ये एसिडिक गैस है, ये हमें घोटेगी, हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। जिस भी एरिया में पोल्यूटेड एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो पोल्यूटेड एरियाज के अंदर फ्यूल की वजह से पोल्यूशन होता है, तो फ्यूल में जब हम लोग इंप्योरिटीज वाला फ्यूल बर्न करते हैं या फिर हम लोग डीजल को बर्न करते हैं, चांसेस ये होते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड निकलते हैं, और ये सल्फर ऑक्साइड लंग्स को खराब कर सकती है। ये प्रोलोंग अगर हम लोग इनहेल करेंगे तो ये अस्थमा का रीजन बन सकती है, याद रखना है चीज। ओके, तो आपने क्या किया, सल्फाइड को लिया। क्या ये सल्फाइड सोल्ट है कि नहीं है, इसके अंदर SO4 SO3 2- है, इसके साथ में जब H2SO4 की रिएक्शन करवाओगे ये एक सोल्ट बनेगा बेटा, साथ में SO2 गैस निकल जाएगी। और अब सुनना ध्यान से, ये जो SO2 गैस है ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है, आपको याद रखनी है ये बात, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। समस्या हो गई, मेरे पास दो गैसेस हैं जो लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है, ठीक है। पहले तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि चलो कार्बोनेट आयन मिलेगा, उसको हीट करेंगे, CO2 गैस निकलेगी, उस CO2 गैस को हम लोगों ने क्या किया, हमने पास कराया लाइम वाटर से तो मिल्की हो गया। मैंने कहा सर मिल गई, ये तो CO2 गैस है। बट नेक्स्ट ही पेज में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अब आपको क्या पता लग रहा है यहाँ पे, आपको पता लग रहा है कि ये जो गैस है, कौन सी गैस, हमारा छोटा भीम SO2, ये भी क्या करती है, ये भी इसको लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। फिर अब क्या किया जाए, हम एक सेकंड स्टेप पे चलेंगे फॉर द कंफर्मेशन कि ये जो गिवन था वो सल्फाइड आयन था या नहीं था। स्टार मार्क कर लो इसको, इसको यहां पे यूज करना है हमको, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। जब भी SO2 गैस बनेगी और उसको आप पास करोगे क्रोमेट आयंस के साथ में, तो यहां पे कलर चेंज करके ऑरेंज से ग्रीन कर देगा। याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर अगर ग्रीन हो गया तो वो करने का एकमात्र जासूस विजय जो भी आप बोलो वो है हमारा SO2 गैस, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये कंपाउंड है, इसको हम लोगों ने H2SO4 के साथ में हीट किया तो यहां से गैस निकली, ठीक है। इस गैस को हमने पास करवाया किसमें, लाइम वाटर के अंदर, तो ये क्या हो गया, मिल्की हो गया। अगर ये मिल्की हुआ तो ये दो गैसेस हो सकती हैं, CO2 एंड SO2। आई होप ए क्लियर। टू कंफर्म इट इज CO2, हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, एसिडिक K2Cr2O7 से। अगर ये K2Cr2O7 से रिएक्शन करने के बाद में ग्रीन हो गया तो समझ जाओ यहां पे कौन है, SO2। ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए बेटा, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये है एक बहुत ही अच्छा टेस्ट टू कंफर्म कि यहां पे क्या अवेलेबल है, SO2 गैस। स्मेल भी चेक कर सकते हो, बट याद रखो बेटा कि अगर मान लो वहां पे आपने कुछ हाई अमाउंट में SO2 बना दी, कंसंट्रेशन का थोड़ा बहुत चक्कर रह गया, आप भूल गए कंसंट्रेशन चेक करना, एंड यू हैव प्रोड्यूस्ड अ हाई अमाउंट ऑफ SO2, इट माइट मेक यू डिजी, इट माइट मेक यू फील नोजिया, थोड़ा सा आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको वोमिटिंग जैसा भी हो सकता है अगर ये गैस ज्यादा निकल गई तो, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो हमारा चेक करता है सल्फाइड आयन को, वो है बेरियम क्लोराइड या स्ट्रोंशियम क्लोराइड का टेस्ट, ठीक है। BaCl2 SnCl2 का टेस्ट किया जाए तो बेटा ध्यान से देखिएगा वापस से कि जब कोई भी सल्फाइड इन दोनों आयंस से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो हो सकता है बेरियम सल्फाइड भी या स्ट्रोंशियम सल्फाइड भी। समझ में आ गई ये चीज। अगर आप इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को, इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट को जब आप पास करोगे HCl से तो ये हो जाएगा डिसोल्व। क्या हो जाएगा, ये डिसोल्व।
आपका काम यहां पे आके खत्म हुआ है, यहां खत्म नहीं हुआ। समझ में आ गई? सबसे पहले आपने वो कंपाउंड लिया, ओके, वी हैव टेकन द कंपाउंड, नाउ दिस कंपाउंड विल रिएक्ट विद अ सॉल्ट which either consists basically a chloride which either consists barium 2 plus or strontium 2 plus. Are we clear till now? The salt must contain either Ba2 plus or Sr2 plus. So ultimately ये क्या बनाया? BaSO4 बना दिया अगर बेरियम था, या फिर SrSO3 बना दिया, BaSO3 बना दिया, या फिर SrSO3 बना दिया। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। यहां हमारा रोल खत्म नहीं होता है, हमारा रोल खत्म होता है जब यहां से SO2 निकल जाएगी। सल्फाइड के हीटिंग से निकलती है SO2, सल्फाइड की रिएक्शन से निकलती है SO2, सल्फाइड की एसिड प्लस एसिड की रिएक्शन से निकलती है SO2। ये हमको याद रखना है। तो जब हमने BaSO3 या SrSO3 लिया और इसकी रिएक्शन करवाई हम लोगों ने HCl से, तब उस केस में क्या होगा? पहली बात तो बनेगा एक सोल्यूबल सॉल्ट और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? SO2। आई होप ये क्लियर है सभी को यहां तक। साथ में कौन सी गैस निकलने वाली है? SO2। और ये हमारा कंफर्मेशन हो गया कि अगर SO2 गैस निकली है तो सॉल्ट कौन सा था हमारा? सल्फाइड सॉल्ट। क्लियर है चीज? आगे चले, देखो मैं आपसे कह रहा हूं थ्योरी का ही काम है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके नोट्स रखने हैं। एक दिन लगेगा, सिर्फ एक दिन, मुश्किल से 3 घंटा, आपको बस वो याद करना है। एक बार याद कर लो, आपको दिमाग में छप जाएगा। एटलीस्ट हर एक के 2-2 टेस्ट आपको याद करने हैं। जिनके 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, आपको 2 याद करने हैं। जिनका 1 दिया हुआ है, 1 भी याद मत करो। अरे 1 तो कर लो बेटा, ऐसे मत करो, बहुत मतलब मैं सेंटिमेंटी हो जाता हूं आपकी वजह से। 1 तो याद कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। आप बहुत आगे बढ़ चुके हो दुनिया में। अब हमको चेक करना है सल्फाइड आयन। सल्फाइड बोले तो S2 माइनस। बहुत चुन्नू मुन्नू से टेस्ट है बेटा, लेकिन विश्वास करो क्लास 10th वालों, तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी। तुमने अगर टेस्ट याद कर लिए, तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि वो पता है क्या देगा तुमको। तुमको क्लास 10th में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सब्सटेंस ए रिएक्ट विद सब्सटेंस बी टू गिव मी अ ब्लैक सब्सटेंस, व्हाट इज द रिएक्शन फॉर दैट? बताइए, पीछे लिखी हुई है। ठीक, चलो आ जाओ। अगर किसी जगह पे सल्फाइड आयन की है अवेलेबिलिटी, क्या है? अवेलेबिलिटी, तो वहां पे जब आप H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, H2O4 से मुझे क्या चाहिए? मुझको चाहिए H+, तो वहां पे क्या बनेगी? H2S गैस बनेगी। इसकी स्मेल होती है कत्तई सड़े अंडे जैसी। भगवान, कभी मत सूंघना, क्योंकि मैंने भी नहीं सूंघी, इसलिए बस मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मैंने लैब में सूंघी हुई है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट SO2 की स्मेल उससे कैसे रिजेंबल करती है ये नहीं पता, क्योंकि मैंने गैस को स्मेल किया हुआ है, बट मैंने रोटन एग को स्मेल नहीं किया हुआ है। तो मुझे H2S की स्मेल तो पता है, बट क्या ये स्मेल रोटन एग से मैच करती है ये नहीं पता है। ये तो समस्या हो गई। आप मेरा दर्द समझ पा रहे हो कि मैंने लैब में H2S का स्मेल तो किया हुआ है, ठीक है, पर H2S की स्मेल कैसी है? रोटन एग जैसी। पर मैंने कभी भी सड़ा हुआ अंडा स्मेल नहीं किया हुआ है, तो मुझे H2S की स्मेल तो पता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी सड़े हुए अंडे को स्मेल करूंगा, तो मुझे ये नहीं बोलना है कि इट इज रोटन एग, इट इज लाइक H2S। आप लोग जो लोग एग्स खाते हैं उनको तो पता होगा कि अंडा सड़ने के बाद में कैसी स्मेल करता है, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं। ऐसा नहीं है यार, सब खाते हैं, मैं नहीं खाता, बस मुझे हजम ही नहीं होता कभी। चले आगे। तो ये तो हुआ बहुत इन्नू पिन्नू सा टेस्ट, ये आपके क्लास 10th में है। लेड एसिटेट टेस्ट आपने लिया है, लेड एसिटेट, ठीक है, क्या ले लिया? लेड एसिटेट। और ये जो गैस यहां से निकली थी, H2S गैस यहां से निकली थी, इसको पास ऑन कर दो। एक फिल्टर पेपर था जो किस में डूबा हुआ है? लेड एसिटेट में डूबा हुआ है। अब उस फिल्टर पेपर से क्या गैस पास हो रही है? H2S। तो वो फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा? काला, थोड़ा काला पाउडर जमेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो काला पाउडर किससे आया? PbS बनने से। PbS मतलब लेड सल्फाइड। नाम देख लो, गलती नहीं करनी है, लेड सल्फाइड। ये है आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से वो फिल्टर पेपर काला हो गया। ये पेपर काला है, काला है, काला है, तो ये ब्लैक हो गया। ओके, इससे कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया बेटा? कि मेरे पास में क्या है? मेरे पास में आज अवेलेबल है
S2 माइनस आयंस, मतलब मेरे पास जो कंपाउंड था उसमें सल्फाइड था। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा कूल होना है, तो अब आप यूज करो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब भी ये S2 माइनस के कांटेक्ट में जाएगा तो ये पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का एक कंपाउंड बना के देगा। अगर डिसोल्व हो रखा है तो वहां पे कलर चेंज हो जाएगा पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। याद रख लो इस चीज को कि ये क्या बना के देगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को वॉयलेट कर देगा। इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा वैसे, बट मान लीजिए खुदा न खास्ता ये पूछ ले कि वाई देयर इज दिस वॉयलेट कलर, तो आपका आंसर क्या आएगा, बिकॉज ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज रिएक्टिंग विद S2 माइनस। ठीक है, कलर खत्म। अब मुझे बताओ विच कंपाउंड हैज दिस वॉयलेट कलर, तो आपको फिर ये देना पड़ेगा आयरन साइनाइड, आयरन पेंटासाइनाइड। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और तरीका है कि जब आपको मिले सस्पेंशन जो किससे बना हुआ है, कैडमियम कार्बोनेट से, CdCO3 से बना हुआ है। इस सस्पेंशन में जब आप इस सल्फाइड को पास ऑन करोगे, Na2S हो सकता है, ये PbS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे क्या बनेगा, CdS का एक प्रेसिपिटेट बनेगा जो कलर में कैसा है, येलो। कैडमियम सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो होगा येलो। ठीक है, ये सारी चीजें हमको एक एक करके याद करनी है। चलो बताओ एक बार, जिससे आप लोग वीडियो पॉज करना और रिकॉल करना स्टार्ट करना। टेल मी 2 टेस्ट फॉर SO2। और अगर SO2 मिल गई तो बताओ कौन सा आयन अवेलेबल था वहां पे, बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट से। जो लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट से आंसर दो। SO2 किस आयन से मिल रही थी, फ्रॉम विच आयन डू वी ऑब्टेन दिस SO2। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, मजा आएगा। आगे चलते हैं बेटा, अब देखते हैं एक और आयन के बारे में जो है हमारा नाइट्राइट आयन। ठीक है, जब भी नाइट्राइट आयन की बात आएगी वापस से कौन आएगा, H2SO4 टेस्ट आएगा। उसमें ऐसा क्या होता है बेटा, H2SO4 के टेस्ट में ऐसा क्या होता है, पढ़ो ध्यान से। सॉलिड नाइट्राइट इन कोल्ड प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट पेल ब्लू लिक्विड। ठंडे में जब उसको रखते हैं तो एक पेल ब्लू लिक्विड बनेगा। अब उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री नाइट्रस एसिड। या तो आपको नाइट्रस एसिड मिल जाएगा या फिर N2O3 का एनहाइड्राइड मिल जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप फर्दर देखोगे तो इसमें से भी एक पंजेंट स्मेलिंग गैस ब्राउन कलर के साथ निकलती है। नाइट्राइट आयंस के साथ में इस गैस का एसोसिएशन रहेगा और वो गैस कौन सी है बेटा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखते हैं एक बार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 माइनस आयन लिया, नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है। नाइट्रेट मतलब ये है, फिर मैं बोल रहा हूं आपको ये शब्द समझने हैं। नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, नाइट्राइट का मतलब होता है NO2 माइनस। तो नाइट्राइट आयन जब एसिड से रिएक्ट किए तो बनाया नाइट्रस HNO2, और ये HNO2 को जब थोड़ा सा और गर्म करोगे, डिसोसिएट करोगे, तो ये बनाएगा N2O3। ये सब स्टेप याद रखनी है, ये सब स्टेप याद रखनी है। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब अगर आप इसको और हीट कर दोगे, थोड़ा सा और उसके अंदर हीटिंग करोगे, या थोड़ा सा मतलब उसको मॉइस्चर के साथ में हीट करोगे, तो ये नाइट्रस एसिड क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करके अल्टीमेटली क्या बनाएगा, NO2। रिएक्शन को वापस से समझा जाए, पॉइंट नंबर 1 ये बनाया। ये बनने के बाद में जब इसको आप दोबारा से हीट करोगे, दोबारा से इसको मतलब मॉइस्चर के साथ में हीट करोगे, तो ये बनाएगा HNO3, और जो NO निकलेगा ये एयर में या फिर किसी सोर्स से जहां से ऑक्सीजन मिलेगा उससे रिएक्ट करके बनाएगा हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। ये किया हुआ एक्सपेरिमेंट है बेटा, बड़ा मजा आता है देखने में इसको। डर जाओगे एक बार, मतलब डरोगे तो नहीं, आप थोड़ा सा अचंभित हो जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे उसको हीट कर रहे हो उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही। आई होप ये क्लियर हो गया बेटा आप सभी को, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा और उसका आंसर करूंगा। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छा टेस्ट के लिए, वो है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट।
बहुत ही अच्छा टेस्ट है ये, और ये क्लास 10th आईसीएससी में भी है। क्लास 10th आईसीएससी में जब आप देखोगे तो एक चैप्टर आएगा वहां पे कंपाउंड्स का, उसमें नाइट्रिक एसिड का जब अपन स्टडी करेंगे तो वहां पे ये आता है, थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है, इसकी इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन पे वो नाम भी पूछता रहता है आपसे। तो ब्राउन रिंग में क्या होता है कि व्हेन द नाइट्राइट सॉल्यूशन इज एडेड केयरफुली टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट, मतलब कहां डालना है उसको, FeSO4 के साथ में, एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। या तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फिर आप डाइल्यूट एसिटिक एसिड ले लो, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, FeSO4 आयरन 2 वाला। तो उस जगह पे एक फॉर्मेशन होता है एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस का, जिसका नाम है, ये रहा, का नाम है हमारे आयरन 1 पेंटा एक्वा पेंटा नाइट्रोसिल सल्फेट। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है बिकॉज ये वैसे तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर आता है। इस कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग। क्या बोलेंगे इसको, ब्राउन रिंग। और ये तब तक रहेगी जब तक आप वहां पे उसको शेक नहीं कर लेते। ठीक है, अगर आपने इसको हिलाया, टेस्ट ट्यूब को या जिस कंटेनर में आपने इसको बनाया है, आपने उसको शेक किया, मूव किया, तो ये ब्राउन रिंग टूट जाएगी और जो हमारा Fe है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये थोड़ा सा आगे भी वापस से आएगा। तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपको याद रखना है। कैसे होता है, नाइट्राइट का कंपाउंड है जो एसिटिक एसिड के साथ में जब वो डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा एसिटेट आयन, और फिर ये HNO2 जो बना, नाइट्रस एसिड बना, जो नाइट्रस एसिड बना, इस नाइट्रस एसिड की वजह से क्या होगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा आगे जाके, और फिर उस नाइट्रिक एसिड के साथ में जो गैस निकली है NO, ये गैस जाके FeSO4 में कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ही क्या बनती है, ब्राउन रिंग। उसका कलर ब्राउन होता है, अनस्टेबल होता है ये। इसमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है या स्टेट जो रहेगी वो Fe+1 रहेगी। अभी वापस से आगे भी आएगा। ये टेस्ट बेसिकली किसके लिए है, ब्राउन रिंग टेस्ट बेसिकली किसके लिए है, नाइट्राइट आयंस के लिए। जब भी आपको NO2- के टेस्ट करने हैं तो उनमें ये टेस्ट आपको याद आना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एक और टेस्ट है, थायोयूरिया टेस्ट है। ये थायोयूरिया टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, हम लोग लेंगे वहां पे थायोयूरिया, जो कि बेसिकली यूरिया कंपाउंड है सोडियम और सल्फर के साथ में। इसमें क्या होने वाला है कि जैसे हमने कोई नाइट्राइट सोल्ट लिया, क्या लिया, कोई भी एक नाइट्राइट का सोल्ट लिया, उसको सबसे पहले हम लोग एसिडिफाई करेंगे। जैसे कि यहां पे हमने लिया NaNO2 और इसको हम लोगों ने डाल दिया एसिटिक एसिड के साथ में, तो अल्टीमेटली वापस क्या बनाएगा, HNO2 नाइट्रस एसिड। अब इस नाइट्रस एसिड को कहां रखना है हम लोग को, थायोयूरिया के साथ में, NH2CH इसके साथ में हम लोग रखेंगे इसको, मतलब रिएक्शन होगी तो जो कंपाउंड बना के देगा ये हमारा थायोसाइनाइड है। इस थायोसाइनाइड की रिएक्शन जब आप FeCl3 से करवाओगे, किससे करवाओगे, FeCl3 से, किससे करवाओगे, FeCl3 से करवाओगे, तो ये देगा ब्लड रेड कलर। सॉल्यूशन में क्या कंपाउंड बनेगा, एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो ब्लड रेड कलर का होगा। इस कंपाउंड की वजह से कंफर्म हो गया कि हमारे पास में स्टार्टिंग में कौन सा आयन था, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन कंपाउंड लिया, एसिड से रिएक्शन कराई, नाइट्रस एसिड बना। नाइट्रस एसिड की फर्दर रिएक्शन किससे करवानी है हमको, थायोयूरिया से। याद आ रहा है, नाइट्रस एसिड की फर्दर रिएक्शन किससे करवानी है, थायोयूरिया से, NH2CH से करवानी है। तब ये आपको बना के देगा हाइड्रोजन साइनाइड या फिर सायनिक एसिड, HCN बना के देगा आपको। इसको बोलते हैं हम लोग सायनिक एसिड। और ये सायनिक एसिड जब आगे जाके FeCl3 जो ग्रीन कलर का होता है सेक्रेट करेगा, तो ये बना के देगा आपको FeSCN3, मतलब आयरन थायोसाइनाइड बना के आपको देगा ये। और ये ब्लड रेड कलर का होता है बेटा, ठीक है, ब्लड रेड कलर का होता है। और इससे कंफर्म हो गया कि यहां पे क्या था, नाइट्राइट आयन। इस टेस्ट को बोलते हैं थायोयूरिया टेस्ट। बढ़ते हैं आगे, अगला टेस्ट देखते हैं हम लोग, एसिटेट आयन का टेस्ट। तो बेसिकली वो भी एसिटेट आयन वाला टेस्ट था। तो अब जब भी आपको एसिटेट आयन टेस्ट करना है तो वापस हम लोग कहां जाएंगे, सबसे पहले H2SO4 के पास में जाएंगे।
तो एक आयन था एसीटेट आयन, जो हमको यहाँ पे देखना था कि किसी कंपाउंड के अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है। हमने क्या करा, हमने करवाया उसकी रिएक्शन H2SO4 से। जैसे ही करवाओगे H2SO4 के साथ में रिएक्शन, उसमें से विनेगर की स्मेल आएगी। और आप लोग शायद स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि वो विनेगर की स्मेल आ क्यों रही है बेटे, क्योंकि यहां पे बन गया हमारा एसिटिक एसिड सिरका। अगर ये सिरका है तो पैर का कौन है, और अगर पैर का मिल जाएगा तो फिर हाथों का कौन है, सर का, पैर का, हाथों का, कमर का, पीठ का। सब गंदा जोक था पर माफ करो, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कि अभी हम लोग वहां करके आए थे, हम ले लिया न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, मतलब FeCl3 ले लिया। एसिडिफाइड नहीं है ये, अब की बार यहाँ पे एसिड यूज नहीं करना था। लास्ट वाले में देखो बेटा, ध्यान से देखो, लास्ट वाले रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करके आए हैं, हम लोग यूज करके आए हैं डाइल्यूट HCl करके आए ना। अभी यहाँ पे हम लोगों ने FeCl3 के साथ में कुछ नहीं किया, इसको न्यूट्रल यूज किया है। न्यूट्रल यूज करते ही ये भी एक कंपाउंड बना के देगा आपको, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना के देगा आपको, जो वापस से किस कलर का होगा, डीप रेड, डीप रेड कलर का होगा। तो एक कंफर्म हो जाएगा कि यहां पे क्या था, एसीटेट आयन था। इसको और फर्दर देखोगे आप, तो जब ये डीप रेड कलर का जो कॉम्प्लेक्स था, इसको बॉईल करोगे तो ये एक ब्राउनिश प्रेसिपिटेट देगा। कैसा प्रेसिपिटेट देगा, ब्राउनिश प्रेसिपिटेट देगा, जो प्रेसिपिटेट हमारा आयरन का एसीटेट के साथ में कॉम्प्लेक्स है। और उसमें से वापस जब इसको हीट कर दिया आपने और प्रेसिपिटेट आ गया, उसमें से वापस किसकी स्मेल आएगी, विनेगर की स्मेल आएगी। स्मेल्स लाइक विनेगर। ये कंफर्म हो गया कि वहां पे हमारे पास कौन सा आयन अवेलेबल था, एसीटेट आयन। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो करने ही है। ये क्वेश्चन आ रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोल्ट कंटेनिंग एन एनायन Xn-, मुझे पता नहीं है क्या है, बट उस पर हम लोगों ने दो टेस्ट किए। इट गिव्स द पर्पल और वॉयलेट कलरेशन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ में तो सिर्फ एक ही याद आ रहा है मुझे, मैंने आपको वो एक ही पढ़ाया है, S2-। खत्म, काम तो यही खत्म हो गया। इट लिबरेट्स अ कलरलेस अनप्लीजेंट स्मेलिंग गैस विद H2SO4 और टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। आइडेंटिफाई द एनायन एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। तो कंफर्म हो गया ना कि हमारा जो एनायन है वो कौन है, S2-। और अगर आपको उसकी रिएक्शंस चाहिए तो वो रिएक्शंस ये रही, ये रहा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड S2- के साथ में बना है इसने ये आयन, जो पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। और जब S2- H2S के साथ में जाएगा तो ये गैस निकल रही है। इस गैस को जब आप लेड एसीटेट के फिल्टर पेपर पे डालोगे तो फिल्टर पेपर काला हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है सभी को, तो फिल्टर पेपर काला हो जाएगा। क्लियर, आगे चले, ये वाला क्वेश्चन देखो। सल्फाइट ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 liberates a gas which turns lead acetate paper to black। सल्फाइड से जो गैस निकलती है बेटा, वो निकलती है SO2, तो वो तो इसको कर नहीं सकती। बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ऐसा मैंने कुछ बताया क्या, ये भी नहीं है। डज इट स्मेल लाइक विनेगर, नहीं, वो भी नहीं हो सकता। टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 टू ग्रीन, हाँ, ऑरेंज से ग्रीन जाएगा बिकॉज वहां पे क्रोमेट आयंस का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब हम बात करेंगे उन रिएक्शंस की जो सिर्फ और सिर्फ इससे होती है। मतलब H2SO4 लिया तो गया, बट ये किस फॉर्म में लिया गया, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो वो कौन कौन से आयंस का हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे यहां पे। सबसे पहला जो हमारा एनायन रहेगा वो रहेगा Cl- या फिर बोल सकते हो कैटायन। तो जब आप किसी भी कंपाउंड को, जिसके अंदर किसी भी सॉल्ट के अंदर जब Cl- है और उसकी आप H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो डेफिनेटली वो एक एसिड बना के देगा HCl। फर्दर इस HCl एसिड को, बेसिकली ये एसिड, यहां पे तो एसिड नहीं है बेटा, ये यहां पे ये गैस फॉर्म में है। तो फर्दर जब आप इस गैस को NH4OH से पास ऑन करोगे, जब NH4OH में ये HCl गैस पास होगी तो वहां पे क्लाउड बनेगा, व्हाइट क्लाउड बनेगा अमोनियम क्लोराइड का। तो कंफर्म हो गया कि ये कौन सा आयन था, Cl-, क्योंकि Cl- आयन से ही वो गैस बनती है HCl, जो NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जाके हमें देगा व्हाइट क्लाउड, व्हाइट फ्यूम क्लाउड।
ठीक है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा टेस्ट एक और है, हम लोग सिल्वर टेस्ट कर सकते हैं कि उस क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा दो, सिल्वर के क्लोराइड सोल्ट से करवा दो, तो उस सोल्ट की रिएक्शन जब सिल्वर से होगी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जम जाएगा, जो कंफर्म करता है कि यहाँ पे क्या था, AgCl, यानी कि यहाँ पे कौन सा आयन था, Cl आयन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और टेस्ट है बहुत अच्छा वाला, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, याद रखना है, CrO2 Cl2। ठीक है, तो जब क्लोराइड आयन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जाएगा, यहां पे एसिडिफाइड किया हुआ है इसको, तब उस केस में ये क्लोराइड आयन या फिर क्लोराइड सोल्ट इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा क्रोमिल क्लोराइड रेड वेपर्स के साथ में निकलता हुआ। ठीक है, अब इन रेड वेपर्स को हमें कहां पास करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करना है, तो बनेगा वहां से क्रोमेट आयन। ठीक है, क्रोमेट बनेगा, सोडियम क्रोमेट बन सकता है। ठीक है, अब इस सोडियम क्रोमेट को जब आपने लेड वाले सोल्ट से, लेड वाले सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया, तो यहां बनेगा लेड क्रोमेट, जो येलो कलर का होता है। बात समझ में आई? सबसे पहले हमको बनाना है क्रोमिल क्लोराइड। हमने क्या लिया, वो सोल्ट लिया जिसके अंदर Cl- आयन था, उसकी रिएक्शन करवाई हम लोगों ने एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, और वहां बना CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब इस क्रोमिल क्लोराइड को जब वहां एसिड के साथ बनाया था, अब बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई, तो अब ये हमको बना के देगा CrO4-। ठीक है, CrO4 2- बना के देगा। इस CrO4 2- वाले कंपाउंड को जब आप लेड के साथ में रिएक्ट करवाओगे, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर लेड 2+ है, कभी कभी आप जैसे बीच में इस चैप्टर को पढ़ो तो आप बोलोगे सर ये लेड 2+ कहां से आया, तो बेटा ये लेड 2+ वाला कंपाउंड है, ये सोल्ट है जिसके अंदर लेड 2+ था, तो ये बना के देगा आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट। खास बात ये है कि हेवी मेटल्स के जो क्लोराइड होते हैं, Hg2Cl2, HgCl2, SnCl2, ये इस रिएक्शन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उसका रीजन डब्बे में डाल लो, क्योंकि ये क्लोराइड्स पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, ये क्लोराइड्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ये क्लोराइड पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इस टेस्ट को, क्रोमिल क्लोराइड के टेस्ट को वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, जो क्लोराइड प्योरली आयोनिक है ये वहीं पे विजिबल होगा, ये वहीं पे आगे प्रोसीड करेगा। एक और रेडिकल की बात करते हैं बेटा, जो है हमारा ब्रोमाइड आयन Br-। इजी है, Br- को टेस्ट करना है, वापस से किससे करवाना पड़ेगा आपको H2SO4 के साथ में। हमने लिया NaBr, इसके अंदर Br- है, इसकी रिएक्शन करवाई हम लोगों ने H2SO4 के साथ में, यहां बनेगा HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड का गैसेस बनेगा, फ्लेम उसकी वेपर्स निकलेगी। इस HBr को वापस से आप चाहो तो करवा सकते हो H2SO4 से, और कौन सी गैस निकल जाएगी, ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन वैसे तो लिक्विड होती है, पर अभी जब ये यहां से निकल रही है तो ये रेडिश ब्राउन, डार्क ऑरेंजिश कलर की गैस निकलेगी, तो समझ जाना कि ये कौन सा कंपाउंड था या कौन सा सोल्ट था जिसके अंदर ब्रोमीन कंटेंट था। आई होप ये क्लियर हो गया सभी को। या फिर आपको देखना है तो आप कर सकते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में टेस्ट कर सकते हो, तो NaBr जो एक ब्रोमीन कंपाउंड है, ब्रोमाइड कंपाउंड है, उसके साथ में AgNO3 की रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा AgBr। AgBr हल्का पीला प्रेसिपिटेट बनता है। NaNO3 कैसा होता है, कमेंट में बताओ, NaNO3 कैसा है। NaNO3 वाटर सोल्यूबल है बेटा, NaNO3 कैसा रहेगा, वाटर सोल्यूबल, याद रखना, इसका कलर वलर नहीं आएगा। क्लियर? अब जब ये AgBr बन गया, इस AgBr को अगर आप फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसके अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसोल्व करोगे, तो ये बना के देगा आपको अमोनियम डाइएमीन सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको, डाइएमीन सिल्वर ब्रोमाइड बोलेंगे इसको। ये आपको बना के देगा। क्वेश्चन कैसे आएगा समझना ध्यान से, जैसे कि आपने इसको रट लिया, पढ़ लिया, ढंग से याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया। Substance A reacts with substance B and it produces vapors of substance C. Substance C further reacts with substance B. Substance A reacts with B to produce C. C further reacts with B to give
डार्क ऑरेंजिश फ्यूम्स। ठीक, व्हाट इज द सब्सटेंस? तो आपको देखना पड़ेगा कंफर्मेटिवली वो क्या है, ब्रोमाइड सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है वो? ब्रोमाइड सॉल्ट। ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये आपको याद करने हैं। एक और टेस्ट है क्लोरीन वाटर टेस्ट। ठीक है, अब कब होती है कि व्हेन अ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल ब्रोमाइड कंटेनिंग CCl4। ठीक है, जब उस मेटल ब्रोमाइड के साथ में CCl4, CHCl3 या फिर CS2 क्लोरीन वाटर को ऐड करते हैं, इनमें से कुछ भी, और क्लोरीन वाटर को ऐड करते हैं और ढंग से उसको शेक करेंगे, तब क्या होगा, एक ऑर्गेनिक लेयर बनेगी। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की ऑर्गेनिक लेयर बनेगी। एग्जांपल देखो, सॉल्ट Br-Cl2 के साथ में किया तो यहां से एक गैस निकल गई। ठीक है, अब इस Br2 को आप इन दोनों में से किसी के साथ में भी डिसोल्व करोगे तो Br2 डिसोल्व हो जाएगी और रेडिश ब्राउन लेयर बनेगी। ये ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक लेयर। अब आप क्या करो, एक्सेस में क्लोरीन वाटर डाल दो इसके अंदर। एक्सेस में क्या डाल दो? क्लोरीन वाटर डाल दो, तो क्या होगा, जो ब्रोमाइन थी वो कन्वर्ट होकर किस में बना जाएगी? BrCl, मतलब ब्रोमाइन मोनोक्लोराइड। ये येलो होता है, वो ब्राउन था, ये येलो होगा। ठीक है, इस पूरे टेस्ट को बोला जाता है ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। याद रखना है, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट किसके लिए निकालते हैं? ब्रोमीन के लिए, ब्रोमाइड के लिए। थोड़ा सा में भी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है इसके अंदर, ब्रोमाइड के लिए। ठीक है, ब्रोमीन गैस जब CHCl3 के साथ में जाएगी तो डिसोल्व होगी, CCl4 के साथ में जाएगी तो डिसोल्व होगी। ये क्या है? ये है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। याद रखना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसोल्व होने के बाद में क्या लेयर बनाएगी? ब्रोमीन की लेयर बनेगी यहां पे। अगला चले, अगला है हमारा आयोडाइड आयन टेस्ट। ठीक, इस टेस्ट का नाम आयोडाइड आयन टेस्ट रहेगा। वापस से स्टार्ट करेंगे किससे? H2SO4 से। जब आयोडाइड आयन H2SO4 के साथ जाएगा तो यह बनाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड या HI, और HI जब वापस से H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो यह देगा हमको I2 डार्क वॉयलेट कलर की। याद रखना, A plus B gives you C, C plus B gives you dark violet color। फिक्स हो गई सारी चीजें तो। ठीक है, अब इनको और तीखा बनाना है आपको, और तेज करना है आपको, इनको और इंटेंसिफाई करना है, तो आप डाल दो इसके अंदर MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड डाल दो इसके अंदर, और तेज हो जाएगी, और यहां पे कंफर्म क्या बन जाएगा? I3- आयन बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक और टेस्ट होता है, स्टार्च पेपर टेस्ट। ये भी अच्छा टेस्ट है, ये आप लोग करते भी आए हो, पढ़ा भी होगा इसके बारे में कई लोगों ने। स्टार्च पेपर टेस्ट में आयोडाइड्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड इन एसिड सॉल्यूशन टू फ्री आयोडीन। आयोडाइड से क्या बनती है? आयोडीन बनती है, सीधी बात है। तो हमने क्या किया, आयोडाइड आयन को लिया, एसिडिक, उसको एसिडिक मीडियम में रखा, नाइट्रस एसिड के साथ में डाल दिया, तो जल्दी से क्या बना लेगा ये? I3-। क्या बना लेगा? I3-। ठीक है, अब आपने इस I3- को जब स्टार्च सॉल्यूशन में डाला, मतलब कि व्हेन दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू फ्री आयोडीन, द फ्री आयोडीन may then be identified by deep blue coloration produced with starch solution। स्टार्च को वो डार्क ब्लू, डार्क बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग ब्लू कर देगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे क्या था? आयोडीन था। आयोडीन के लिए कौन सा टेस्ट लगाया हम लोगों ने? स्टार्च पेपर टेस्ट। सिमिलरली वापस से हम क्या कर सकते हैं, आयोडाइड आयंस की रिएक्शन कराओ सिल्वर कंपाउंड के साथ में, प्रेसिपिटेट बनेगा ब्राइट येलो कलर का सिल्वर आयोडाइड का। सारी चीजें याद रखनी है बेटा, हर चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, हर चीज क्रूशियल है, सबको याद करते हुए चलने हैं। और रिएक्शन जब भी आप याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो उसको, A plus B gives you C, C का कलर ऐसा है तो what is A, what is B, what is C, इस तरीके से याद करनी है। सिर्फ NaCl के लिए याद मत करो, फॉर द सेक ऑफ केमिस्ट्री याद करो कि हाँ ये रिएक्शंस कभी ना कभी हमको मिलेगी, हमसे पाला पड़ेगा, तो क्यों ना इनको अभी से याद करना स्टार्ट कर दें। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। अब आगे देखते बेटा, अगला कौन सा रेडिकल हमारे लिए आता है। अब नेक्स्ट रेडिकल रहेगा नाइट्रेट आयन।
जो हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, नाइट्राइट और अभी आएगा नाइट्रेट। इस आयन के टेस्ट के लिए वापस से स्टार्ट करेंगे किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो जब भी किसी सॉल्ट में नाइट्रेट आयन था, उसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से कराई, तो अब यहां पे जो गैस निकलेगी वो सीधी क्लियर कट कौन सी होगी? रेडिश ब्राउन कलर के साथ में NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये पहला टेस्ट है, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में अगर आप यहां पे कॉपर ऐड कर देते हो, कॉपर का कुछ भी पाउडर, कॉपर के थोड़े बहुत प्लेट्स, कॉपर की टर्निंग सेट कर सकते हो यहां पे, तो इसका जो एवोल्यूशन है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। यहां पे बहुत तेज स्पीड से वो वहां से कॉपर की हेल्प से वो निकलेगी कौन सी गैस? NO2 गैस। इसी के साथ में एक और टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, वो है पेपर पैलेट टेस्ट, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि वो NO2 या फिर NO2 की बात ना करें तो हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड की वजह से, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब आप पेपर पैलेट को यहां पे डालोगे, बिकॉज पेपर के अंदर कार्बन होता है, तो कार्बन की वजह से यहां पे कौन सी गैस निकल जाएगी? NO2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2। HNO3 की एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत यूनिक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। काफी सारी रिएक्शंस में ऐसा होता है कि मेटल के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वर्क भी नहीं करता है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उस रिएक्शन का, उस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे फायदा उठा के पेपर, जो कि कार्बन है बेसिकली, उसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे CO2 के अंदर, और गैस कौन से निकल जाएगी? NO2। इसी के अंदर हम लोग कर सकते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, जो हमने वहां पे भी किया था। हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन 2 सल्फेट को नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे और धीरे धीरे H2SO4 को उसमें ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों का जंक्शन पॉइंट जो है एडिशन की जगह पे, वहां पर वापस से क्या बन रही है? ब्राउन रिंग बन रही है, और ये ब्राउन रिंग अनस्टेबल रहेगी, धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, और जब आप इसको शेक करोगे तो पूरी तरह से गायब हो जाएगी वहां से। आप देख सकते हैं रिएक्शन NaNO3 H2SO4 के साथ में बनाएगा सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट बन चुका और यहां से निकला है हमारा नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड को जब फर्दर आप FeSO4 से रिएक्ट करवाओगे तो ये बना के देगा आपको आयरन सल्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर। और या फिर सिंपल आप आयोनिक फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो। तो जब ये रिएक्शन हुई तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से आयरन के साथ में रिएक्शन होने पे बनेगा ये Fe1H2O5NO, मतलब आयरन 1 पेंटा एक्वा नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है यहां पे। ध्यान से देख लो, हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आयरन की तो सिर्फ 2 होती है, +2 और +3, ठीक है। यहां पे तो 1 भी है ना, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन ये है अनस्टेबल, ये ब्राउन रिंग के अंदर है और ये इतनी अनस्टेबल है कि आपने इसको शेक किया, ये गायब हो जाएगी। और गायब कैसे होगी इसको भी सुनिए, कि जैसे आप इसको शेक करेंगे ये Fe+1 कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 के अंदर, ठीक है। ऑन शेकिंग एंड वार्मिंग द मिक्सचर NO एस्केप्स एंड अ येलो सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 आयंस इज ऑब्टेन्ड। आयरन 3 आयंस का सॉल्यूशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा? येलो। तो ब्राउन रिंग तो गायब हो गई और पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा यहाँ पे? येलो। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको वो ब्राउन रिंग ऑब्जर्व करनी कंटिन्यूस टाइम के लिए तो डू नॉट शेक और डू नॉट हीट इट। बहुत सेंसिटिव होती है ये, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन 1 है वो अनस्टेबल है। आ गई बात समझ में बेटा? ये हमको याद रखनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वाई डू वी नॉट हीट और वाई डू वी नॉट शेक दिस ब्राउन रिंग। उसमें ऐसा क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगी और वो ऐसा बना देगी। अब आगे चलते हैं और हम लोग वर्ड्स पे पहुंच रहे हैं कंक्लूजन के आज के लेक्चर में। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं ग्रुप बी रेडिकल्स के बारे में। ग्रुप बी रेडिकल्स कैसे होंगे? ग्रुप ऑफ एनायंस व्हिच डू नॉट गिव एनी गैस विद डाइल्यूट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन कोल्ड बट गिव्स प्रेसिपिटेट। ये क्या देंगे? प्रेसिपिटेट देंगे। तो इनको हम लोगों ने कहां डाल दिया? ग्रुप बी के अंदर। तो हमारा पहला इस तरीके का जो आयन है वो रहेगा हमारा सल्फेट आयन, ठीक है। हम यहां पे बेसिकली सल्फेट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। उन सल्फेट्स को जब आप बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे तो Na2SO4 प्लस BaCl2 से क्या बनेगा? BaSO4, जो कि व्हाइट होता है, ठीक है। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का बन रहा है दैट इज इनसोल्यूबल इन वार्म डाइल्यूट HNO3 एज वेल एज HCl, बट जैसे ही आप इसको बॉइलिंग करोगे ये थोड़ा सा हो जाएगा। जो BaSO4 बना ये HCl HNO3 को डाइल्यूट फॉर्म में उनके साथ में सोल्यूबल नहीं है, बट
ये धीरे धीरे सोल्यूबल थोड़ा सा ही होगा जब आपने उसको वार्म कर दिया या मिक्सचर को आपने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, इसके अलावा एक और टेस्ट आपको याद आ रहा होगा, लेड एसीटेट टेस्ट, Na2SO4 और लेड एसीटेट को किया तो यहाँ पे PbSO4 बनेगा। वहां पे H2S लिया था बेटा तो वहां पे PbS बन रहा था ब्लैक कलर का, यहाँ पे बनेगा PbSO4 दैट इज व्हाइट कलर ओनली। आई होप ये आपको याद रहेगा, दैट इज PbSO4 विच इज व्हाइट कलर ओनली। व्हाइट कलर का PbSO4 बनेगा और साथ में निकलेगा हमारा सोडियम एसीटेट। ठीक, अब इस सोडियम एसीटेट को तो छोड़िए साइड में, हमने लिया PbSO4। PbSO4 को जब आप एसीटेट अमोनियम एसीटेट के साथ में रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा लेड एसीटेट वापस से, जो कैसा होता है सोल्यूबल। ठीक है, जब आपने कंटिन्यूएशन में इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को अमोनियम एसीटेट के साथ में सोल्यूबल मतलब रिएक्शन करवाई तो ये बना के देगा आपको लेड एसीटेट। चाहे तो आप यहां तक भी देख सकते हैं इसको कि जब सोडियम सल्फेट की लेड एसीटेट से रिएक्शन हुई तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कंफर्म है कि इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को बनने का रीजन क्या है, कोई सल्फेट था यहां पे। लेड से जब SO4 मर्ज होगा तभी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो लेड एसीटेट में कंफर्म हो गया कि यहां पे क्या था, SO4 मिक्स हुआ है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है बेटा, दैट इज मैचस्टिक टेस्ट। वापस से क्या किया हम लोगों ने यहां पे हम लोगों ने यहां पे देखा कोई सल्फेट लिया, BaCl2 से बनवाया और BaSO4 व्हाइट बन के निकल गया। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट को सोडियम कार्बोनेट से मिक्स करना है। किससे मिक्स करना है, सोडियम कार्बोनेट से, और उस पेस्ट को किसी भी मैच स्टिक पे लगा दो, कार्बोनाइज करके उसकी मैच स्टिक पे लगा दो और उसको जलाना स्टार्ट करो तो ये जलेगा किसी फ्लेम के साथ में। इस फ्लेम की वजह से एक पुट इट इन द रिड्यूसिंग फ्लेम, यहां पे रिड्यूसिंग फ्लेम में इसको जलाओगे तो ये व्हाइट कलर के साथ में थोड़ा सा बर्न होगा, इसीलिए इसको बोला गया है फ्लेम टेस्ट या मैचस्टिक टेस्ट। ओके बेटा, यू कैन सी द रिएक्शन आल्सो। BaSO4 जो बन के आया था यहाँ पे, इसको आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ में, कार्बोनेट के साथ में मिक्स किया, ये सोडियम सल्फेट बनेगा और ये बनेगा BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, और जब आप इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न करोगे तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और साथ में निकलती है एक चोकिंग गैस जो आपको सफोकेट कर सकती है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना है बेटा इसको, ठीक है। अब आप चाहे तो इस सब्सटेंस को जो बना है, नाउ डिप द मैच स्टिक इन द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, पर्पल कलर नियर द फ्यूज मास इज डेवलप्ड। पर्पल कलर के साथ में ये थोड़ा सा फॉर्म होगा बिकॉज आपने सोडियम सल्फाइड को अब नाइट्रोप्रोसाइड में डाल दिया। यहाँ पे कौन सा आयन है, सल्फाइड आयन। कौन सा आयन है यहाँ पे, सल्फाइड आयन। तो वापस से कैसा कलर बनेगा, पर्पल कलर बन जाएगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां तक भी रोक सकते हैं, आप चाहे तो इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। आपको अल्टीमेटली प्रूव करना है कि सल्फेट आयन वहां पे है या नहीं। सेकेंड आयन जो बहुत इजीली हमको दिखता है वो है हमारा फॉस्फेट आयन। इसके लिए कंपाउंड थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कंपाउंड है, याद रखना पड़ेगा हमको, अमोनियम मोलिब्डेट। क्या नाम है उसका, अमोनियम मोलिब्डेट, NH4 MOO4। ठीक है, तो जब भी आप किसी फॉस्फेट को लेके आएंगे, कोई फॉस्फेट सोल्ट था, उसको आपने अमोनियम मोलिब्डेट के साथ में एसिडिक मीडियम HNO3 को रखना है। यहाँ पे HNO3 को रखा तो यहां पे बनेगा हमारा अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट वाला कंपाउंड बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जो थोड़ा सा ग्रीन येलो कलर का होगा। ये कैनरी येलो होता है, थोड़ा सा वाइब्रेंट येलो आप इसको बोल सकते हो। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे कंपाउंड में फॉस्फेट था। ठीक है, फॉस्फेट था, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या नाम है इसका, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। यहां पे लिखा भी हुआ है, ये आपको याद रखना है बेटा। कलर कैसा है इसका, कैनरी येलो बोलते हैं इसको। आई होप ये याद रह जाएगा। इसके अलावा फॉस्फेट के टेस्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट ऑल्सो, या मैग्नीशियम मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट थोड़ा बहुत लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए सेटल करेंगे, तो आप देखोगे उसके अंदर से व्हाइट क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट निकल रहा है। ये हमारा फॉस्फेट आयन, ये हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे MgNH4PO4 मतलब मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है।
प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। ये कंफर्मेशन देता है कि हमारे पास में शुरू में क्या था, फॉस्फेट आयन PO4 3-। ठीक है बेटा। अब वो कभी कभी पूछता है व्हाट इज द मैग्नीशियम मिक्सचर, ये क्या है, नथिंग बट MgCl2 NH4Cl एंड एक्वस अमोनिया। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, NH4OH वहां पे निकल के आ जाएगा। ठीक है। PO4 3- मतलब फॉस्फेट, BaCl2 के साथ में भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जिसको बोलते हैं बेरियम फॉस्फेट। ठीक है। तो फॉस्फेट टेस्ट को अगर आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, so phosphate test should be carried out first and then conclude if PO4 3- is present or absent before proceeding with the sulfate। हम सीरीज से करते हैं बेटा। पहले हम क्या करेंगे, पहले देखो, अगर आपको देखना है ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का टेस्ट कैसे होता है, मैंने आपको सिखाया था कि आपको स्टेप नंबर 1 से 9 तक में सारी स्टेप फॉलो करते हुए निकलना है। तो अगर आपको बोला गया एग्जाम में, चलो आपका एग्जाम हुआ, आपको बोला गया उसके अंदर कि चलो एक काम करो, तुम मुझे प्रूव करके बताओ कि ग्रुप 2 के इसमें कैटायंस है या नहीं है, सॉरी ग्रुप 2 के एनायंस इसके अंदर है या नहीं है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करेंगे कि यहाँ पे फॉस्फेट है या नहीं है। तो फॉस्फेट के लिए हम लोग 2 टेस्ट कर सकते हैं, पहला तो मैग्नीशिया टेस्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम लोग कर सकते हैं मोलिब्डेट टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वहां पे कंफर्म हो गया कि वहां पे फॉस्फेट आयन अवेलेबल था, हम वहीं रुक जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, फॉस्फेट के बाद में कौन सा करेंगे, सल्फेट टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। फिर सल्फेट के सारे फॉर्मूलाज लगाएंगे, जो भी उसके सेट ऑफ रिएक्शंस उसको फॉलो करेंगे, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ये सीक्वेंस याद रखना, नाइट्रेट का उसके बाद में करेंगे, ये सीक्वेंस हमको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा एक छोटू मोटू आयन, वो है बोरेट आयन, BO3 3-। कुछ नहीं करना, बोरेट वाला सॉल्ट लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्सचर कराएंगे, सोडियम सल्फेट बनेगा और बनेगा हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, बोरिक एसिड बनेगा। बोरिक एसिड की जब आप अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे, इथाइल अल्कोहल से, तो बनाएगा इथाइल बोरेट। क्या बनाएगा ये, इथाइल बोरेट। ठीक है, पढ़ लो एक बार। इथाइल अल्कोहल के साथ में जब मिक्स करोगे और जब आपने इसको हीट किया तो यहां पे इग्निशन होगा, दैट इन्वॉल्व्स वेपर्स, वहां पे ग्रीन एज फ्लेम्स निकलेगी बिकॉज ऑफ बोरेट। बोरेट की वजह से फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके एजेस पे कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखनी है। ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एक बार में समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको उसकी थ्योरी याद करनी ही पड़ेगी, हमको भी याद करनी पड़ती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्टिफाई करने की ट्राई कर रहा हूं, बट हमको याद करनी ही पड़ेगी बिकॉज ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड ए ऑफ सल्फर क्लोरीन ऑक्सीजन हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 67.5। ठीक है। इट reacts with water to form 2 acids and reacts with KOH to form 2 salts, B and C, while B gives white precipitate with AgNO3 and C gives white precipitate with BaCl2. Solution, identify A, B and C. मुझे याद तो आ गया है बट एक बार ढंग से देख लो फिर इसको। तो यहां पे सल्फेट की बात हो रही है, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको वेट वगैरह सब कुछ दे दिया, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। अ मिक्सचर गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 एंड AgNO3। यहां पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहां पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पे अगर आप बात करोगे किसकी, कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली जब इसके साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है और इसके साथ में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या होंगे, SO4 2- भी होगा एंड Cl- भी होगा। ये हमको याद रखना है। अब कंपाउंड के अंदर 3 चीज कंपलसरी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी, क्लोरीन भी है। अब वो कंपाउंड क्या याद आ रहा है मुझे, SO2Cl2। कंपाउंड क्या याद आ रहा है, SO2Cl2। अब इसको जब पानी में डिसोल्व करोगे तो ये क्या मिक्सचर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए टाइप करके मंगवाया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2Cl2 को जब आप पानी में डिसोल्व करोगे ये मिक्सचर देगा आपको H2SO4 एंड HCl का, जिसको फर्दर अगर आप KOH से रिएक्ट करोगे तो एक KCl भी बनाएगा और K2SO4 भी बनाएगा। वो जो कंपाउंड है जिसका वेपर डेंसिटी 65.4 है, 67.4 है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, SO2Cl2, और जो हमारे B और C है वो क्या हो जाएगा, K2SO4 एंड KCl। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, ब्रोमीन वेपर्स टर्न मोइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर टू, बताओ, ब्लू, ऑप्शन नंबर सी।
हमको पता है डीप ब्लू कर देता है वो उसको। रिएक्शन जाननी है तो ये रही, आयोडाइड आयन ब्रोमीन स्टार्च से मिला है ना, स्टार्च आयोडाइड आयन है, ब्रोमीन के साथ गया तो ये बनाएगा I2 और साथ में क्या निकल गया Br। I2, इस I2 को काट डालोगे स्टार्च के अंदर तो ये ब्लू स्टार्च बन जाएगा। अगला क्वेश्चन किया जाए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। Na2H2O3 प्लस I2 से क्या बनेगा NaI और साथ में बना है X। ओके भैया, तो क्या करें इसका, Na2H2O3 के साथ में जब I2 की रिएक्शन होगी तो ये क्या बना रहा है NaI, तो इसमें NaI के साथ में क्या बन रहा है, सोचो एक बार, NaI के साथ में क्या बन रहा है, इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बन रहा है हमारा Na2S4O6, और ये रिएक्शन हमको याद रखनी है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सब आएगा, हमको याद रखनी है सारी की सारी रिएक्शंस। तो Na2S2O3 की रिएक्शन जब I2 के साथ में होगी तो ये बनाएगा सोडियम आयोडाइड और साथ में Na2S4O6। ठीक है बच्चों, लेक्चर में थ्योरी ज्यादा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कैटायंस के बारे में, ग्रुप ए कैटायंस, ग्रुप बी कैटायंस, उनको कैसे देखना है, उनको कैसे हम लोग को चेक करना है, और साथ में करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस बेटा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अब देखिए लेक्चर सिर्फ 2 बचे हैं केमिस्ट्री के अंदर, आपको याद रखना है कि वो 2 लेक्चर, मतलब सिर्फ 1 लेक्चर बचा है आज का, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आज का लेक्चर जब आपको मिल जाएगा सिर्फ एक और लेक्चर बचा है, तो अब वो बैकलॉग वाला इशू नहीं रहेगा। आई नो एक टाइम के बाद जब बहुत लंबा ब्रेक आता है हम लोग वहां पे इंटरेस्ट खो देते हैं, या फिर हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उसमें उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता, पर अब आज जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आप आज के बाद भी अगर देखो तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और थर्मो, ये 3 टॉपिक्स आपको ढंग से करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको नेक्स्ट ईयर्स में, आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, व्हेन यू आर सीरियस अबाउट योर साइंस एंड केमिस्ट्री पार्ट, बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो फॉर दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि आप इन पर ढंग से ध्यान दो। कुछ टॉपिक्स बहुत ईजी है, गैस लो बहुत ईजी है, कुछ टॉपिक लाइक जैसे कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसमें समझने का कम और याद करने का ज्यादा है। हम बात करें पीरियोडिक टेबल के बारे में तो याद करने का थोड़ा ज्यादा है। अब बैकलॉग्स का आपको देखना है कि हाँ धीरे धीरे उनको कवर अप किया जाए। मैं हर बार लास्ट के 2 वीडियो से ये बोल रहा हूँ, बैकलॉग्स कम करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, अब आप वीडियोस को रिप्ले करना, अब आप वीडियोस को देखना, आपके पास फुल टाइम रहेगा उस चीज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ढंग से पढ़ेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उनको सोल्व करने का। जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंगेज रहिए हमारे साथ में। इसी तरह से हम लोग को मोटिवेट करते रहिए कि हम आपको लिए और नई नई चीजें लेके आए। ओलंपियाड वाला चैनल पे केमिस्ट्री NSCGS तो ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर में अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल बेटा।